हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जो कि है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इसमें जितनी भी डिसीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हम जो पीसीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कुछ अपनी तरफ से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार सिलेबस ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप ये देखिए, अब हमें चैप्टर नंबर 2 ये फार्माकोथेरापेटिक्स है, ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक्स। और इसमें हमें चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है? इसमें डेफिनेशन पढ़नी है, इथियोपैथोजेनेसिस पढ़नी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ने हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ने या ट्रीटमेंट पढ़ने हैं। तो बस हमें इतना ही इन डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, इससे हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो हाइपरटेंशन, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड प्रेशर को बढ़ने की वजह पता नहीं होती है। मतलब ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है ये वजह हमें पता ही नहीं होगी, तब हम ये क्या बोलेंगे? उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण का पता होता है, मतलब क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि किसी ऑर्गन का फंक्शन नहीं होना, किसी ऑर्गन का फंक्शन सही से नहीं हो रहा है उस वजह से बढ़ रहा है, कोई बीमारी है उस वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इंक्लूड होता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन अडल्ट, अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने ये चार्ट बना रखा है, तो उसमें क्या करना है? बीपी कैटेगरी लिखा है हमने, सिस्टोलिक लिखा है, डायस्टोलिक लिखा है। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है? लेस देन 120, मतलब 120 से कम। और लेस देन डायस्टोलिक में 80 से कम, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन क्या बोलेंगे? 120 से, ठीक है, और 139 तक, ठीक है, 80 से 90 तक। स्टेज 1 का हाइपरटेंशन क्या होगी? 140 से 159 तक और 90 से 99 तक डायस्टोलिक, ठीक है। आपको ये ऐसे ही चार्ट ध्यान रखना है। स्टेज 2 में क्या होगा? 160 और इससे ज़्यादा अगर बीपी जा रहा है तो स्टेज 2 की हाइपरटेंशन है। और जो डायस्टोलिक बीपी है वो हमारा कितना जा रहा है? 100 या उससे ज़्यादा, ठीक है। हाइपरटेंशन क्राइसिस, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज जिसे बोल सकते हैं, हायर देन 180। और इसमें डायस्टोलिक कितना रहेगा? 120 से ज़्यादा रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन के, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसी चार्ट आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस की। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कारण, किन कारण से हो रही है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण का पता लग पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से हाइपरटेंशन होता है। जैसे रीनल डिसीज़ हो गया, ठीक है। रीनल डिसीज़ में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन डिजीज़ है, इसमें फियोक्रेटोसाइटोमा हो जाता है, ठीक है। हाई सॉल्ट इंटेक से होता है, स्मोकिंग से होता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल ज़्यादा लेने से भी होता है, स्ट्रेस से होता है, ठीक है। ओबिसिटी, मतलब कोई पेशेंट मोटा है तो भी उसको हो जाता है। तो जैसे कि आपने समझा, ये तो लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। जैसे ओबिसिटी है, ठीक है, स्ट्रेस रह रहा है, या कोई इंसान ज़्यादा शराब पी रहा है, स्मोकिंग ज़्यादा करता है, ठीक है, या ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करता है, तो इस वजह से हो सकती है। बाकी बीमारियां जैसे रीनल डिसीज़ में हो सकता है, ठीक है। और एंडोक्राइन डिसीज़ में ये मतलब बीमारियां हैं, इनकी वजह से हो सकता है। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स देख लेते हैं। हेडेक होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस ठीक से नहीं आएगी, नोज से ब्लीडिंग होगी, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है। विजन चेंजेस, मतलब जो हमारी आई साइड है वो चेंज होने लगेगी, कम या कम बर्न होने लगती है। मतलब जैसे दूर का है वो हमें सही नहीं दिख रहा है, या पास का हमें सही नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं सामने। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, तबीयत घबराना और उल्टी होना। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन से हम इसका डायग्नोस करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सोडियम इंटेक को डाइट में कम करना, ठीक है। क्या करेंगे? हम सोडियम को कम लेंगे, यानी नमक को हम कम खाएंगे। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को हम बंद कर देंगे, ठीक है। ड्रिंकिंग को भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, मतलब स्ट्रेस नहीं लेंगे। रोज़ योगा करना चाहिए, ठीक है, रोज़ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वेट को मेंटेन करना, मोटापा सबसे बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। बात एक ही है, ट्रीटमेंट कहेंगे तब भी बात वही है और मैनेजमेंट कहेंगे तब भी बात वही है। तो इसमें क्या होगा, डायरेटिक्स देंगे हम, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड फ्लूसेमाइड, ये 2 ड्रग हैं डायरेटिक्स की। बीटा ब्लॉकर्स में हम क्या करेंगे, प्रोप्रानोलॉल देंगे, एटनोलॉल देंगे, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निफेडेपिन, एम्लोडेपिन, ये हमारे ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की रहती हैं। अब इसमें है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ECE, ठीक है, इनविटर्स, तो इसमें हम क्या देंगे, कैप्टोप्रिल होती है इसकी ड्रग, ठीक है। बेसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइजिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये थी हमारी हाइपरटेंशन के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जैसे कि आपने देख ही लिया, अब हम अपनी नेक्स्ट डिसीज़ पर चलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक हार्ट डिसीज़ है जिसमें कि पैरोक्सिमल पेन इन चेस्ट होता है। ये मुख्यतः ऑक्सीजन सप्लाई का हार्ट में सुचारू रूप से ना होने की वजह से होता है। ये लेफ्ट आर्म और शोल्डर्स में पेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, स्टेबल एंजाइना, पहला टाइप हम देखते हैं स्टेबल एंजाइना। ये बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी से होता है और रेस्ट करके ठीक भी हो जाता है स्टेबल एंजाइना, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ये रेस्ट कंडीशन में भी होता है और ये हार्ट अटैक का संकेत होता है। मतलब आप रेस्ट कर रहे हैं तब भी अगर आपको दर्द फील हो रहा है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। वेरिएंट एंजाइना, ये कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म, स्पाज्म मतलब मरोड़ की वजह से होने लगता है, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। माइक्रोवेस्कुलर के डिसफंक्शन की वजह से कोरोनरी ब्रेकेज हो जाता है, तो क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा है इडियोपैथोजेनेसिस। तो इडियोपैथोजेनेसिस में हमें क्या है, जब ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है तब ये होता है। ब्लड फ्लो के कम होने से भी हो जाता है, ठीक है। हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन ना मिलने से भी होता है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को एक्सकीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से भी ये हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चेस्ट पेन होना, ठीक है, पसीना आना, कमजोरी होना, पल्स रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये इसके सिम्टम्स हैं। डायग्नोस हम कैसे करेंगे इसको, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, ECG करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या, हम हेल्दी खाना खाएंगे अपने और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करेंगे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है और ऐसा भी नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ एंड कंडीशन में है, ठीक है। टेक हेल्थी लाइफस्टाइल, वही बात आ जाती है। अवॉइड जंक फूड, बाहर का खाना, ऑयली खाना, इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। अवॉइड मतलब नहीं कर यूज़ करेंगे, अनदेखा करेंगे, ठीक है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़नी होगी, अल्कोहल भी छोड़ना होगा और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, नाइट्रेट देंगे हम। नाइट्रेट में कौन सी ड्रग देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। एंटीप्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडेपिन, एम्लोडेपिन देंगे। बीटा ब्लॉकर हमारे कौन सी हैं, प्रोप्रानोलॉल और एटनोलॉल। सर्जरी होती है इसकी, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक सर्जरी भी होती है। तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, ये 2 तरह की सर्जरी होती हैं जो कि सर्जन करते हैं, ठीक है। हमें ये सिर्फ पढ़ना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। हार्ट के टिश्यू की दैट के कारण हार्ट की ब्लड सप्लाई खराब हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, तो इससे क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इसमें क्या होता है, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ST एलिवेशन, ST से आप ऐसे समझिए जैसे जो हम ECG कराते हैं, तो ECG में जो ग्राफ बनते हैं उनके पॉइंट पे ये ST होता है मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, जो ECG का ग्राफ होता है उसमें ST होता है, एलिवेशन मतलब बढ़ना। तो ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का क्लॉट बनने लगती है, ठीक है, ब्लड की क्लॉट बनने लगती है। और नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इस कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी थोड़ी सी बंद होने लगती है, ठीक है। एक में ब्लॉट बनने लगती है और एक में वो बंद होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, ठीक है। तो ये आपको दोनों टाइप्स के ध्यान रखने हैं। अब बात करें इडियोपैथोजेनेसिस की, तो कोरोनरी आर्टरी में फैट डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, हार्ट टिश्यू के डैमेज होने से, ठीक है, हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो भी ये होगा।
थर्ड पॉइंट क्या है, कोरोनरी आर्टरी में प्लाक की वजह से, जैसे प्लाक जमा होने लगता है ना आर्टरी में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पे जो क्लॉटिंग होने लगती है, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के। चेस्ट में पेन होना, ठीक है, पेन होगा चेस्ट में, और क्या है, डेस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, थकान होगी आपको, हार्ट बर्न होगा, ठीक है, पैल्पिटेशन मतलब घबराहट होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और अधिक पसीना आना, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, ईसीजी कराते हैं इसके लिए, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी हम इसके लिए कराते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अल्कोहल पीना बंद करना चाहिए, स्मोकिंग करना बंद करना चाहिए, सोडियम कम खाना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, हाई फाइबर डाइट या फूड खाना चाहिए। तो ये थे हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब इसके बाद में हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं हम। बीटा ब्लॉकर्स की कौन सी ड्रग है, निफेडिपिन हो गई, एम्लोडिपिन हो गई, ये हमारी बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग है। एसी इन्विटर, तो इसमें हम रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल ड्रग लेते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कौन से होते हैं, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, जो प्लेटलेट बनने से रोकते हैं, तो इनके लिए यूरोकाइनेज और प्रो यूरोकाइनेज को हम लेते हैं। एनाल्जेसिक में क्या लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं, मतलब दर्द है तो हम उसमें मॉर्फिन का यूज़ करेंगे, ना कि और सारी कोई एनाल्जेसिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि कई सारी एनाल्जेसिक्स ऐसी होती हैं जो बीपी को समटाइम्स इंक्रीज कर देती हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक है, वो बीपी को इंक्रीज कर देती है। अब हम इसमें बेसोडाइलेटर होते हैं, जैसे बेसोडाइलेटर में हम क्या लेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, आइसोसोर्बाइड हो गई और आइसोसोर्बाइड एनिट्रेट, ठीक है। और इसके लिए एक सर्जरी भी होती है एंजियोप्लास्टी, वो सर्जन ही करते हैं, बस हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपर से ही मतलब आप समझ लीजिए, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, लिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया ब्लड में लिपिड और फैट को बढ़ने की स्थिति को कहते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना हाइपरलिपिडेमिया कहलाता है। टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटीज पर डिपेंड करती है, मतलब जेनेटिकली होती है, मतलब पिछली पीढ़ी से ही चली आ रही होती है। और सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया को होने का कारण कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गई, तथा लंबे समय तक कुछ ड्रग जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए, बीटा ब्लॉकर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स होती हैं, इनको यूज़ करने से हमारी सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया हो जाती है। आज हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को देख लेते हैं। जैसे हमारा ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 mg पर DL से कम होना चाहिए। ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल क्या होगा हमारा, 200 mg पर DL से कम रहना चाहिए। अब ये HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो इसमें क्या होता है, मेल्स की इसमें वैल्यू रहती है, मेल्स में 40 mg पर DL से अधिक होना चाहिए, ठीक है, HDL। और फीमेल में HDL जो है वो 50 mg पर DL से अधिक होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, HDL मेल्स में 40 से अधिक होना चाहिए और फीमेल्स में 50 से अधिक होना चाहिए। अच्छा, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये खतरनाक भी होता है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसकी रेंज कैसे दी गई है, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए ही हम बात करेंगे। तो इसमें 100 mg पर DL से कम है, मतलब 100 mg पर DL से अगर LDL है तो आप क्या करेंगे, तो उसको हम स्वस्थ मानेंगे, ठीक है। अगर 100 mg पर DL से कम है LDL, तो हम इसको व्यक्ति को स्वस्थ मानेंगे, ठीक है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को। और LDL 70 mg पर DL से कम है तो ये हानिकारक होता है, ठीक है, 70 mg पर DL से कम है तो ये हानिकारक होता है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उनकी ओवरऑल वैल्यू 150 mg पर DL से कम होनी चाहिए। ये आपको चार्ट ध्यान रखना है, बना लेना है, और आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपस में, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं इडियोपैथोजेनेसिस। इडियोपैथोजेनेसिस में क्या है, हाइपरलिपिडेमिया प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज के कारण हो सकती है, मतलब वही जेनेटिक्स के वजह से भी हो सकती है, और या किसी बीमारी या किसी दवाई को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्मोकिंग के कारण भी हो सकती है, अल्कोहल के इंटेक के कारण हो सकती है, हाई फैट डाइट लेने की वजह से हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, और सबसे बड़ा कारण मोटापे की वजह से भी होती है।
अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। जैसे चेस्ट पेन होगा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के टाइम, जैसे कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी पर लोड आ रहा है, तो उसके तब आपके चेस्ट पेन होने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने के कारण पेन सेंसेशन होती है चेस्ट में, मतलब पेन की सेंसेशन चेस्ट में फील होती है जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगती हैं, ठीक है। ब्लॉक क्यों होती हैं? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से, फैट डिपॉजिट होने की वजह से, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये क्या है, इसका एक सिम्टम है, ठीक है। स्ट्रोक होना वो भी इसी में इंक्लूड होता है। अब डायग्नोसिस के लिए, इसके लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं या कराया जाता है, ठीक है, जिससे इसकी डायग्नोस की जाती है। अब हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फैट कंटेनिंग डाइट नहीं लेनी चाहिए, जिसमें फैट हो वो वाली डाइट हमें नहीं लेनी है या वो खाना हमें नहीं खाना। वेजिटेबल और फ्रूट को डाइट में रखना है, इससे क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगे और फैट वगैरह आप में नहीं डिपॉजिट होगा आर्टरी में। जंक और ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। फाइबर रिच डाइट मतलब पत्ती वाली, जैसे ये पालक है और भी बहुत सारे ऐसे फल वो वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें फाइबर्स होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो इसमें कौन सी हमारी ड्रग है, लोवास्टैटिन, ठीक है, और सिम्बास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन, ये हमारी HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर हम इसमें देंगे। फाइब्रिक एंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, क्लोफेब्रेट, ठीक है, फिनोफेब्रेट और सिप्रोफेब्रेट, ठीक है। बाइल एसिड सिक्वेंट्रेंट्स, तो इसमें क्या देते हैं हम, कोलिस्टारामाइन और कोलिस्टिपोल, ये आपको ड्रग के नाम याद रखने हैं, बहुत टफ से नेम हैं इनके, ठीक है, पर आप लिखेंगे याद करेंगे तो हो जाएंगे। LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, प्रोबिकोल, ठीक है, और पायरिडीन डेरिवेटिव्स, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड, ठीक है, ये आपको देने हैं। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स क्या देंगे इसमें, एजिटिमिब, ठीक है। तो ये आपको ड्रग जो है वो इसमें देनी होती हैं। इसके बाद में हमारा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट डिसीज है हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसे कहते हैं जिसमें हार्ट की ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करने की क्षमता खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ये तब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, ठीक है। और राइट साइड हार्ट फेलियर, ये तब होता है जब राइट वेंट्रिकल ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, ठीक है। अब हम इसकी इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं, मतलब कारण। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी होता है, ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से होता है, ठीक है। हार्ट मसल्स की वीकनेस से होता है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल से होता है, ठीक है। आर्टरीज में फैट जमा होने से भी ये हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स। सही से ब्रीथिंग नहीं होगी, ठीक है, बहुत थकान लगेगी, चेस्ट में पेन होगा, घबराहट होना, ठीक है, और नॉक्टूरिया यानी कि बार बार यूरिनेशन होना, इसे नॉक्टूरिया कहते हैं। तो ये थे इसके सिम्टम। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें ECG एंजियोग्राफी हो गई, ठीक है। अब हम इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, जैसे अल्कोहल एंड स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो वो डाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए, सोडियम इंटेक को कम कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारा है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, वही बीटा ब्लॉकर्स हमारे प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटेलिस। डायरेटिक्स देंगे, फ्रूसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें क्या देंगे, लोसर्टान और टेलिमिसर्टान, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसमें हम क्या देंगे, कैप्टोप्रिल देंगे, एनालाप्रिल और रेमिप्रिल, ठीक है। वैसोडाइलेटर्स कौन से होते हैं हमारे, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, तो ये हमें इसमें देने हैं। ये थे हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो कि हमने इस चैप्टर को पूरा इसमें कर लिया है वीडियो लेक्चर में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।